गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग जो है लगातार आती नई नई न्यूज से जो है बड़े परेशान हैं कि तमिलनाडु में नीट का क्या होगा और नीट क्या दोबारा रिकंडक्ट होगा। अभी मालूम चल रहा है कि भाई कि जो पेपर है वो कुछ बच्चों ने बताया था सीकर में भी लीक हो गया, किसी ने बताया था आपकी वाराणसी में लीक हो गया, किसी ने बोल दिया कि यहां लीक हो गया, वहां लीक हो गया। तो मैं क्लियर कर दूं कि पुलिस अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो ट्रायल को पकड़कर जो है कहां कहां पेपर लीक हुआ उस बारे में वो खबर निकाल लेंगे वो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे फिर से कहता हूं कि ये पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ही कम है कि पूरे पैन इंडिया में दोबारा जो है कोविड की थर्ड वेव के खतरे के साये के बीच में दोबारा नीट का एग्जाम कंडक्ट किया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। अब समस्या ये है कि नीट का पेपर लीक होने की जो खबर है, ये तो खबर वायरल खबर है, मतलब सब जगह फैल चुकी खबर है। तो इससे जिन बच्चों ने साल भर मेहनत किया है, जो थोड़ा 2 दिन स्ट्रेस फ्री रहना चाह रहे थे, वो बच्चे तो बहुत ही परेशान हो गए। मेरे पास लगातार फोन व्हाट्सएप सब आ रहा है कि भाई सर क्या दोबारा रिवीजन शुरू कर दे, दोबारा पढ़ने लगे क्या सर, नहीं भूल जाएंगे 8-10 दिन बाद, फिर हमारा परफॉर्मेंस ड्रॉप ना कर जाए कहीं यदि अचानक से नीट कंडक्ट हो गया तो पॉसिबिलिटी बेटा देखो, एनटीए एक आध दिन में, कल एनटीए का कोई स्टेटमेंट नहीं आया तो मुझे लगता है आज में या कल में एनटीए अपना स्टेटमेंट देगा, गवर्नमेंट भी अपना ओपिनियन रखेगी। लेकिन एवरीवन जो भी समझदार व्यक्ति होता है पहले वो आउटकम देखता है कि हुआ क्या एग्जैक्टली, ठीक है। मीडिया जो होता है वो तो एक आधी न्यूज को लेकर दौड़ जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट है, एजेंसीज हैं, उनको पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं, उसके बाद वो काम करते हैं। तो पूरे इंडिया में तो जहां पे नहीं कुछ भी नहीं हुआ वहां पे अननेसेसरी का क्यों एग्जाम रिकंडक्ट करेंगे, ठीक है। और कहने अब बच्चों का बोल रहा है कि सर ये तो मतलब इनजस्टिस होगा कई बच्चों के साथ में, मान लो किसी को पेपर मिल भी गया होगा तो वो स्कोर कर लेगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये जो पेपर सॉल्वर टाइप के जो लोग होते हैं ना, जैसे उसमें कुछ बच्चे लोग पकड़े गए, तो ये लोग कोई ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक 1 पर ला देते हैं, ठीक है। ये उतना नंबर ही लेके आप पाते जहां पर सीट सिक्योर हो जाए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये वाइड स्प्रेड, मैंने कहा आपका पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए कुछ बोलना मेरा ठीक नहीं है इस बारे में, पर मैं वही बोलूंगा आपसे कि आपको इसकी बजाय आपको जो पुख्ता सही न्यूज है, एंड ऐसी न्यूज जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चल रही है, ऐसी न्यूज जो अनऑथेंटिक न्यूज चैनल जिनको चला रहे हैं, मतलब ऐसे न्यूज चैनल भी जिनका किसी नाम नहीं सुना वो भी न्यूज चला रहे हैं उसको, ठीक है, मतलब वो सिर्फ यूट्यूब पर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मतलब उतना पुख्ता नहीं है। सही सूत्र सही हवाले से जानकारी बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई नीट के लीक वाली बात। अब हमको एक आध दिन में सब मालूम चल ही जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम कोई भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होता है कंडक्ट करना, ये इलेक्शन के जैसा होता है, सिलेक्शन करते हैं ना तो बूथ गले गली बैठ के, अभी बहुत सेंटर्स थे इस बार, पर मुझे लगता है कि सरकार को एग्जाम की, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर, उनके कंडक्ट करने के तरीके पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो बात ये हुई। अब सेकंड सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि तमिलनाडु के अंदर क्या हो रहा है। कई बच्चों ने बोला है कि सर, इंटरेस्टिंगली मुझे इस बात की जानकारी अब लगी कि तमिलनाडु से भी हमारे काफी सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, कि हम लोग हालांकि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं, हम लोग को इंग्लिश में भी नहीं पढ़ाते, लेकिन तमिलनाडु में भी कई नॉर्थ इंडियन कई सारे लोग हैं वहां बसे हुए हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, और कई साउथ के बच्चे भी जो है वो हमारे चैनल को देखते हैं, प्रेफर करते हैं उसको देखना, वो, ठीक है। तो उन बच्चों ने बताया सर हमारे यहाँ तो कुछ पॉलिसी बदल रही है पूरी। तो एक्चुअली तमिलनाडु में हो क्या रहा है, तमिलनाडु में ये हो रहा है कि जो है वहां की जो असेंबली है उसमें वहां पर जो रूलिंग पार्टी है उसके सीएम है एमजे स्टालिन। तो स्टालिन जी जो है उनको एक रिपोर्ट मिला कि नीट में एक सर्वे किया हुआ उन लोगों ने, मालूम चला कि नीट के अंदर जो है जब से नीट शुरू हुआ है ऑल इंडिया लेवल पर, तब से जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे, तमिलनाडु बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो बच्चों का सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम हो गया है। उन्होंने एक आंकड़ा सामने रखा कि जैसे 400 बच्चे पहले बैठा करते थे, मतलब 400 बच्चे पहले सिलेक्ट हुआ करते थे, उन्होंने बताया 4 साल पहले का आंकड़ा बताया कि जो है 400 बच्चे यदि सिलेक्ट हो रहे थे स्टेट बोर्ड से, तो इस समय स्टेट बोर्ड से सिलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या 40 है, ठीक है। जबकि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं उन बच्चों के सिलेक्ट होने का परसेंटेज कई गुना बढ़ गया है। तो वो कहते हैं कि 10 गुना जो है उन बच्चों का परसेंटेज 10 टाइम ड्रॉप कर गया है जो स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं वो एवरेज होने के बावजूद उनको एमबीबीएस की सीट मिल पा रही है।
अब ऐसा उनका बोलना है, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए फिर कमेटी बिठाया, जिसको एक रिटायर्ड जस्टिस है, जस्टिस ए के राजन, उन्होंने उसको लीड किया। और उन्होंने फिर बहुत सारे जो है वो एविडेंस जुटाए, उन्होंने बहुत सारी जानकारियां निकाली, उन्होंने बहुत सारे उसमें अलग अलग लोगों से ओपिनियन लिया गया, लोगों का एनालिसिस किया गया, डेटा एनालाइज किया गया। तो मालूम चला कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि स्टेट बोर्ड जो है वो एकदम हाशिए पे आ गया है। अब होता क्या है कि तमिलनाडु में बच्चे को 12वीं क्लास मान लो स्टेट बोर्ड से दे रहा है वो, तो उसको स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ना पड़ता है। और स्टेट बोर्ड का सिलेबस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ऑल इंडिया पीएमटी में जो आपका जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी के फॉलो करने के चैप्टर और चैप्टर की डेप्थ, उसकी तुलना में स्टेट बोर्ड की डेप्थ ज्यादा है। ये सच्चाई बता रहा हूं कि जो तमिलनाडु के बच्चे हैं वो जानते हैं इस बात को कि तमिलनाडु में जो 12th क्लास में सिलेबस चलता है वो ज्यादा डिटेल में सिलेबस है वो। तो उनका बोलना है कि बच्चे को अपने 12th क्लास को पास करने के लिए पूरा फोकस अपना 12th पर रखना पड़ता है बोर्ड पर, क्योंकि उसके अदरवाइज परसेंटेज ठीक नहीं आएंगे उसके, ठीक है। ऐसे में उसके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो सीबीएसई बोर्ड द्वारा रिकमेंडेड एनसीईआरटी की बुक्स को वो पढ़ सके, ठीक है। तो वो उसको पढ़ता नहीं है। और नीट में क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु के इस बच्चे को तो जो है कोई चांस ही नहीं मिलेगा। इसको 1 साल ड्रॉप लेकर प्राइवेट ट्यूशन कर फिर वहां एनसीईआरटी समझकर फिर एग्जाम देना पड़ेगा। तो उनका बोलना था कि सडनली जो है वो नीट के होने के बाद से प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की संख्या कई गुना बढ़ गई। ऐसा देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा उनके मैंने पूरा एनालाइज किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट में। तो उनका बोलना है कि प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की संख्या बढ़ गई, बच्चे को मजबूरी में ड्रॉप लेना पड़ रहा है, मजबूरी में उसको जो रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका 12th बोर्ड का सिलेबस इन सिंक विथ नीट नहीं है। पहले हम स्टेट बोर्ड के सिलेबस को जो है वो के आधार पर 12th के परसेंटेज के आधार पर बच्चे को अंदर ले लिया करते थे हम। तो हम स्टेट से कितना बच्चा, हमें लोकल लेवल का बच्चा कितना चाहिए हमको, उसको हम इंश्योर कर लिया करते थे। बेटर परसेंटेज वाले बच्चे जो है वो अंदर आ जाया करते थे। लेकिन अभी वो पासा पलट गया। अब यह है कि एवरेज बच्चा जो है वो जो सीबीएसई बोर्ड का वो मेडिकल में पहुंच रहा है, और जो तमिलनाडु बोर्ड का होशियार बच्चा है वो 12वीं में 90% लाकर भी मेडिकल में नहीं जा पा रहा हो, ठीक। तो ऐसा इनका बोलना है। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने उठाया कि नीट के एग्जामिनेशन की प्रोसेस महंगी है। इन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इतना महंगा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, गरीब बच्चे, गरीबी काफी प्रिविलेंट है तमिलनाडु के कई एरिया में। तो उनका बोलना यह है कि पूरा एक्सरसाइज जो है वो बड़ा अलग से फॉर्म भरो, फिर उसके बाद जो है वो कोचिंग भी करो, तो सब महंगा प्रोसीजर हो रहा है के। तो वो कहते हैं नीट जो है इट फेवर्स द मिडिल क्लास स्टूडेंट और हायर क्लास स्टूडेंट, उसको फेवर कर रहा है। नीट जो है वो लोअर क्लास पुअर पॉवर्टी लाइन के आसपास वाले स्टूडेंट को वो फेवर नहीं करता है, ठीक है। तो उनका ये बोलना है कि हम चाहते ही हैं कि जो मेडिकल में सिलेक्शन हो, उसके लिए उन्होंने संविधान से उन्होंने कोई आर्टिकल निकाला, उन्होंने वो बताया कि इस आर्टिकल में ये लिखा है कि मेडिकल एजुकेशन स्टेट का मुद्दा है। तो हम चाहते हैं कि हम स्टेट में जो 12th बोर्ड के परसेंटेज हैं उसके आधार पर हम बच्चे को मेडिकल में अंदर ले सकें हम, ताकि बच्चा बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़े, वहां से हम बच्चा अंदर ले लेंगे और हमारे स्टेट के ही बच्चों को मेडिकल में अधिक से अधिक बच्चों को वहां जाने का मौका मिले। और दूसरा है कि गरीब से गरीब बच्चा 12th का परसेंटेज, हरा बच्चा 12th का एग्जाम देता है तो उस परसेंटेज उसका एडमिशन हो जाए, अलग से कोई फॉर्म उसे ना भरना पड़े, अलग से उसे कोई प्रोसीजर ना फॉलो करना पड़े, ऐसा उनका बोलना है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसीजर में जो है, अब इसमें रील कहां उलझ जाती है इसमें कि यदि तमिलनाडु ये करेगा तो मानकर चलिए कि यदि वो सक्सेसफुल होगा इस चीज को लेके, तो कम से कम 4 या 5 स्टेट ऐसे होंगे या 10 स्टेट ऐसे होंगे जो अपने आप को नीट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और अधिकांश स्टेट वो होंगे जहां पर बीजेपी रूल गवर्नमेंट नहीं है। बीजेपी जहां जहां पर है वहां पर वो सब कुछ सेंट्रल ही कंट्रोल करता है। और ये एक बहुत गलत शुरुआत होगी, गलत ट्रेंड होगा ये। अब नीट के एग्जामिनेशन में यदि मुझसे आप पूछेंगे मेरा ओपिनियन क्या, तो मैं ये बोलूंगा कि नीट का एग्जाम एक बहुत बेहतर एग्जाम है और इन्होंने एनटीए ने अपना इस बार लेवल भी इंप्रूव किया इन्होंने। हाँ, ये बात जरूर है कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बीच में फर्क है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि 1 कंट्री 1 एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी क्यों ना लाके आए, ठीक है। मैं बिल्कुल भी तमिलनाडु गवर्नमेंट से या किसी और से मैं कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा कि उनका विरोध कर रहा हूं मैं, या मैं रूलिंग पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं। मैं इतना बोल रहा हूं कि पूरे देश में आप हर स्टेट अलग अलग तरीके से चीजें क्यों पढ़ा रहा है। यानी क्या हमारे पूरे देश को एक जैसा ही एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए हमको, कि ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन रहे। यानी आप चाहे तमिलनाडु से किए हो, चाहे यूपी से किए हो, चाहे बिहार से 12th किए हो, आपको बराबर लेवल पर ही देखा जाए। अभी
क्रेडिबिलिटी स्टूडेंट की अलग अलग हो गई, भाई तुमने कहां से किया 12th, अच्छा तुमने वहां से किया, उस बोर्ड से किया, तुम एमपी बोर्ड से किया, तुम यूपी बोर्ड से किया। तो ये बोर्ड का और चक्कर बच्चों को भी बहुत किताबें पढ़नी पड़ रही है, बच्चों पर अननेसेसरी बर्डन। या तो आप सिंपल तरीका है कि पूरे कंट्री में जो बुक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, वहां पर जो बुक्स चल रही हैं, बुक्स को जो है वो सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी की बुक्स ही चलना चाहिए। तो सिलेबस एक समान हो जाएगा सबका, सब लोग वही एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे होंगे। और रही बात कि एनसीईआरटी की बुक्स को थोड़ा सा इंप्रूव करने की आवश्यकता है, एनसीईआरटी की बुक्स को थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेनेटरी होने की आवश्यकता है। उन बुक्स के अंदर स्पेशली यदि हम कहें बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में उन्होंने एक एक लाइन में 5-5 चीजों का मतलब लिखा हुआ है। थोड़ा सा बुक को, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जो है वो जैसे होता है ना कि एक हम कंसाइज टाइप से जो दोहा होता है, दोहे जैसी किताब मत लिखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए बुक में, ताकि बच्चा खुद से पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सके उसको, ठीक है। तो सरकार को 2 हिस्सों पे काम करना चाहिए, तो एनसीईआरटी को थोड़ा सा वर्क करना चाहिए उस पर, सेकंड इसके अलावा उन्हें जो है वो पूरे कंट्री में एक जैसी एजुकेशन पॉलिसी करें। तीसरा, रही बात 12th परसेंटेज पर मेडिकल में एडमिशन देने की, तो ये बड़ा वायस वाला हिस्सा है। 12th परसेंटेज आप सबको मालूम है कि एक हिस्सा होता है स्कूल में जो प्रैक्टिकल करते हो, वहां से इंटरनल मार्क्स होते हैं, ठीक है, ठीक। फिर राइटिंग स्किल्स, ये सब चीजें, तो एक्चुअल इंटेलेक्ट, यानी इनको लगता है कि एक्चुअल इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो आपको थ्योरेटिकल पेपर से निकल के बाहर आती है, ये सही नहीं है, ठीक है। जब आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर देते हैं, आप प्रेशर में, हाई प्रेशर में, आप 3 घंटे में आप 180-200 क्वेश्चन मैनेज करते हैं, तो आपका रियल स्ट्रेस को सहन करना, मेमोरी को रिकॉल करना, वो सब सामने आपके आता है। तो एमसीक्यू एग्जामिनेशन को इजाद किया गया है, खोजा गया है, तो केवल इसलिए कि ताकि आपकी रिकॉल पावर, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सब सामने आए, ठीक है। अदरवाइज ऐसे तो हम एक कोई क्वेश्चन का आंसर 5 बार लिखकर देख लें, हम बहुत बढ़िया से लिखकर देख लें, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो वो तो हमने याद किया था, हमने समझा कितना, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो हम नहीं एनालाइज कर पाएंगे उससे। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एमसीक्यू इज ए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे जब मैंने जॉन हॉपकिंस का एग्जाम दिया था पीजी डायबिटोलॉजी के लिए, तो वहां पर भी मेरे को एमसीक्यू क्वेश्चन दिए, वहां पर उन्होंने एक काम किया, एमसीक्यू दिए, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए, मिक्स पेपर था पूरा वो, हर तरह की एबिलिटी को। फिर उन्होंने एक मुझसे मेरा ओपिनियन मांगा, एक पैराग्राफ में बड़े में, एक पेज में लिखना था आपको किसी चीज के बाद, कोई केस स्टडी के ऊपर आपको अपना ओपिनियन पूरा लिखना था, एक प्रिस्क्रिप्शन भी इशू करना था आपको। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा सिस्टम जो है वैसा था कि आपकी ओवरऑल पूरी अंडरस्टैंडिंग को वो चेक कर ले। तो शायद से हमको कोई ऐसा सिस्टम में की बजाय हम सबसे बेस्ट मानते हैं कि हमको एमसीक्यू वाला सिस्टम ही फॉलो करना चाहिए। तो 12th परसेंटेज बेसिस पर जो है वो मेडिकल में एडमिशन देना, उन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं होगा जिन बच्चों का किसी कारण से बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, एक बार 12th का परसेंटेज कम हो गया तो फिर दोबारा क्या 12th करेंगे वो, क्या आप अटेम्प्ट को जो है वो कंसिडर करते हैं नीट के नंबर के लिए। तो बहुत सारे पेच फंसे हुए उसमें। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स को मेडिकल एजुकेशन के बीच में लेकर नहीं आना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है वो एजेंडा अपनी जगह पर रहना चाहिए। एमबीबीएस का एजुकेशन जो है बहुत ही सीरियस मैटर है। पता नहीं सरकारें इस बात को क्यों नहीं समझती हैं कि डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको जो है वो बच्चे को अंदर, मतलब जो उसकी इनर कैपेबिलिटीज है जिसमें होंगी, जिसमें वो क्षमता होगी, वही बच्चा बेहतर डॉक्टर बन पाएगा। और उसके लिए हमें बेहतर एंट्रेंस एग्जाम लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, मैंने खुद देखा है कि बैकडोर एंट्री वाले बच्चे जिनको किसी कारण से, जैसे मैंने देखा था, हम लोगों के समय में एक बड़ी भयंकर प्रथा शुरू हुई थी उस समय कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी एनआरआई कोटे की कुछ सीटें आप ले सकते थे, मतलब यू कैन बिड फॉर दैट सीट के। ये 96-98 से लेके 2000 तक चला है। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो एनआरआई कोटे से जो है वो पैसा देके गवर्नमेंट को हैवी फीस में अंदर आए थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। पर्पस गवर्नमेंट का यह था कि उससे इतना पैसा मिलना चाहिए कि जिससे कि 4-5 सीटें हुआ करती थी हर ईयर में, जिससे इतना पैसा मिल जाए कि क्लास का कुछ खर्चा निकल जाए कॉलेज का, ऐसा मानना था। पुरानी बात है काफी। उन बच्चों को एमबीबीएस के दौरान बहुत दिक्कत ही गई, क्योंकि वो मेंटली साइकोलॉजिकली उतना पढ़ने के आदी ही नहीं थे। उनने वो अपने आप को तपाने वाली प्रोसेस में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए। वो कभी वो जो खोलता हुआ, जो फिजिक्स का खोलता हुआ कड़ा है उसमें डूबकर बाहर नहीं निकले। वो जो केमिस्ट्री का नदी है मगरमच्छ से भरा हुआ, कहीं भी डूबने तैयार, उस नदी में कभी तैर कर उस तरफ नहीं निकले। बायोलॉजी की भूल भुलैया में कभी पढ़े नहीं। तो जब उनको एमबीबीएस की किताब सामने आ गई, गाइटन एंड हॉल, इतनी मोटी किताब, ह्यूमन फिजियोलॉजी,
BD चौरसिया या ग्रेज एनाटॉमी बोले आप, इतनी सारी किताबें, बायोकेमिस्ट्री, फिर प्रोफेसर के एक्सपेक्टेशन, क्लिनिकल रोटेशन ड्यूटी, तो खेल हो गया पूरा, दिमाग के सारे तार हिल गए। तो कहने का मतलब यह है कि भैया पहले वो एग्जाम चेक कर लेता कि तुम में प्रेशर है। ये एग्जाम में बच्चे बोलते सर बहुत प्रेशर है, बहुत घबराहट है, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। वही तो एग्जाम था बेटा, तुमको क्या लगा था कि तुमको लगा था 180 क्वेश्चन के उत्तर कराओगे काम हो जाएगा? नहीं, उस दबाव में तुम कैसे काम करते हो, उस प्रेशर में तुम कैसे काम करते हो, वो दबाव तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, क्या तुम टाइम मैनेज कर पाओगे, क्या तुम कम समय में ज्यादा कर पाओगे, क्या तुम अपने आप घबराए बगैर कर पाओगे? यही तो चेक कर रहा है एग्जामिनर। तुमको लगता है सिर्फ नंबर चेक किए, नंबर के अलावा उसने उस नंबर के जरिए बहुत कुछ चेक कर लिया उसने। तो मैं नीट एग्जाम के पक्ष में हूं, मैं इस पक्ष में हूं कि आपको सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस जो है एनसीईआरटी को आपको पूरे पैन इंडिया लागू करना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं कि यदि स्टेट, अब स्टेट के एग्जाम की बात करें तो स्टेट के एग्जाम में इतना, आप देखो यहां पे नीट का पेपर लीक हुआ, तो स्कैम फ्री तो कोई चीज इंडिया में है नहीं है भैया, इंडिया में कोई भी चीज स्कैम फ्री नहीं है, किधर तो भी स्कैम हो जाएगा पता ही नहीं चलता आदमी को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब स्टेट एग्जाम होते थे तो मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापम घोटाला हुआ। व्यापम घोटाला में जो है वो मतलब ये हालत था कि जेन्युइन बच्चा कभी सिलेक्ट ही नहीं हुआ कुछ सालों तक। मैं खुद उस समय पढ़ाता था, मैं देखता था कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले 500,000 बच्चों में से 10-25 बच्चे जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं वो उनको सीट मिल रहा है, लेकिन नीचे के रैंक पे मिल रहा है। और टॉपर वो है जो क्लास में कभी कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप बैठा था। एक प्रोफेसर थे, उनकी डॉटर थी, वो टॉप कर गई, और उस डॉक्टर का पूरा परफॉर्मेंस मेरे पास कि 200 में से 20 नंबर, 200 में से 80 नंबर, कभी 300 नंबर का पेपर लिया तो उसमें से 45 नंबर आ रहे हैं। लास्ट मिनट में ऐसा क्या हुआ नहीं मालूम, कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसा भी एंट्री हुआ एक जमाने में, और ये स्टेट पीएमटी से ही हुआ है। तो स्टेट पीएमटी में चूंकि स्टेट सब कुछ है, स्टेट में मंत्री हैं, लोकल में बहुत सारी चीजें, बॉडी और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा लोगों का वहां पे, पॉलिटिक्स का लेवल बहुत छोटा है। तो कई बार ऐसा है कि ऐसा ना हो कि हम इसको जस्टिस समझ रहे हैं, वो इनजस्टिस की तरफ बढ़ने वाला हो गया। तो ये नीट का एग्जाम बुरा नहीं है, पर हां मैं जरूर मानता हूं कि जो एम्स के एग्जाम को एबोलिश करना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एम्स के एग्जाम को एबोलिश नहीं करना चाहिए था, जिपमर को एबोलिश नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सीएमसी बेल्लोर का एग्जाम चलो मान लेते हैं, एएफएमसी, तो इससे क्या होता कि थोड़ा बच्चों को चांस मिल जाता था उससे। उसमें कैसे, एक बच्चा था मोहित, वो जब हमारा स्टेट पीएमटी हुआ तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ, बहुत पीछे रैंक आया। ऑल इंडिया पीएमटी हुआ तो रैंक उसका तब भी पीछे आया, साउथ का कोई कॉलेज मिलता। लेकिन एएफएमसी हुआ तो सिलेक्ट हो गया, उसमें वो अच्छा रैंक आया, क्योंकि उसको उतना टाइम फ्रेम मिल गया पढ़ने के लिए। एग्जाम एएफएमसी सबसे लास्ट में हुआ करता था, तो उतना टाइम फ्रेम में उसने इंप्रूव कर लिया अपने आप को, गलती को सबक लिया उसने। तो चांसेस आर ऑलवेज देयर कि कोई ना कोई चांस मिल जाएगा। सीटें तो कम है मानता हूं मैं, लेकिन चांसेस वहां पर प्रिवेलेंट थे कि यहां नहीं तो यहां सही, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, आप उससे असहमत भी हो सकते हैं। खैर चलिए, तो आज मैं इतना ही बोलूंगा कि आपसे कि अभी मैं फिलहाल 1-2 दिन जब तक ये ऐसे न्यूज चल रहे हैं तो मैं आपको संबोधित करना चाहता हूं, तो मैं मोटिवेशन सेशन में बाद में लौट के आऊंगा। अभी मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, इसमें हम सभी लोग कंफ्यूज है कि बेटरमेंट के लिए या नॉट, पर मैं बोलूंगा 12th बोर्ड से एमबीबीएस में लेने का आइडिया एकदम फ्लॉप आइडिया है, ये अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरा इसके बाद ये कि स्टेट बोर्ड और ऑल इंडिया पीएमटी में जो नीट पे जो सिलेबस है उसमें वेरिएशन है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसको हमें ठीक करना चाहिए। तीसरा, पेपर लीक की न्यूज को लेकर बहुत ज्यादा बेटा आप पैनिक मत कीजिए, आपको क्या आप लगातार पैनिक कर रहे हैं आप में से कई लोग, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और देखो सिंपल सी बात है ना, मान लीजिए 1.00001% एग्जाम होता है, री एग्जाम होता है, तो गवर्नमेंट उसको इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं कर पाई। और मेडिकल काउंसिल का बोलना यह है कि भैया बहुत लेट हो रहा है सेशन, ठीक है, ऑलरेडी सितंबर में आ चुके हैं, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम जो है एक बैच पूरा खाली जाएगा। अरे ये कंटेस्ट चला आ रहा है इनके, और कोविड का मुंबई के अंदर हाई अलर्ट पे कोविड के 3rd वेव की न्यूज चल रही है। यहाँ पे बहुत गणेश पंडाल पे बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल बना हुआ है, तो मतलब मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जो भी होगा बेटा फिर देखेंगे ना। अभी हम अपने सोचने से, पैनिक करने से क्या होता है बताओ, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान रखिए अपना और घबराइए मत, अभी 1-2 दिन शांति से बैठिए, पूरा न्यूज सामने नहीं, फिर बात करते हैं। ऑल द बेस्ट।